हाँ जी बच्चों, आइएगा। आज का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे। आज का मुद्दा अपना रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को है ना गवर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिया गया, कुछ जनरल गाइडलाइंस दिया गया और बोला गया कि अगर ये जनरल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो हमारा मैनेजमेंट बहुत स्मूथली चलेगा। और उन्हीं जनरल गाइडलाइंस को हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। उन्हीं जनरल गाइडलाइंस को हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अब एज अ स्टूडेंट आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया होगा कि प्रिंसिपल्स कौन दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आया होगा कि प्रिंसिपल्स दिया कौन। तो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग इंसान थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिया। एक हेनरी फ्योल, दूसरा F.W. टेलर। दो अलग अलग इंसान अपने अपने लेवल पे अपना अपना प्रिंसिपल्स दिए। हम लोगों को दोनों पढ़ना है, बट आज के वीडियो का मुद्दा रहेगा प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। आज हम लोग हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स को देखेंगे। F.W. टेलर का प्रिंसिपल हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में देखेंगे। अब हेनरी फ्योल कौन था, एक बात आपको याद रखना है कि ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। बहुत कम, लाइक 0.001% चांस है कि आपके एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछ ले हेनरी फ्योल क्या था। तो याद रखिएगा वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। और क्या याद रखना है, उसका एक पब्लिकेशन था। पब्लिकेशन का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आपको वो याद रखना है। और एक लास्ट बात, वो कितना प्रिंसिपल्स दिया, वो 14 प्रिंसिपल्स दिया। आज के सेशन में हम लोग वो 14 प्रिंसिपल्स को गो थ्रू करेंगे डिटेल में कि प्रिंसिपल्स क्या है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या इम्पैक्ट है। हम लोग ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, डिविजन ऑफ वर्क। बच्चा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज होता है। एक सिंगल काम तो होता नहीं है, मल्टीपल काम होता है। तो सारे काम को वर्क बोला जाता है। एक संग अगर सारे काम को देखा जाए तो उसको वर्क बोला जाता है। अब ये प्रिंसिपल बोला कि अगर तुम वर्क को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो लोग उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, बहुत हैफेजडली सब कुछ चलेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या बोला, ये प्रिंसिपल बोला ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी टोटालिटी में काम है, सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट को जॉब बोलो। सारे काम को मिला के एक संग वर्क बोला, वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उस छोटे पार्ट को जॉब बोला और बोला हर एक इंसान को उसके कैपेबिलिटी के अनुसार जॉब अलॉट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, रुचिका ये काम करेगी, मिस्टर एक्स ये काम करेगा, मिस्टर वाई ये काम करेगा, सबको एक एक जॉब अलॉट कर दो। अब वो एम्प्लॉय रोज आएगा और अपना जॉब ही करेगा, रोज रोज एक ही काम करेगा। और जब रोज रोज एक काम करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो इससे काम भी डिवाइड हो गया और स्पेशलाइजेशन भी मिल गया। तो दिस इज डिविजन ऑफ वर्क, कि वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो जिसको जॉब बोलो और जॉब एक बंदे को एक अलॉट कर दो और एक बंदा एक ही जॉब रेगुलर बेसिस पे करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। दिस इज डिविजन ऑफ वर्क। अब इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स है, देखो। पहला, स्पेशलाइजेशन। अभी हम लोग पढ़े ना कि वो एक ही काम बार बार करेगा, बार बार करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और जब हम लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं तो हम लोग बेटर एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगर तुम कोई चीज में बहुत अच्छे हो तो तुम उसमें एफिशिएंट भी ज्यादा हो, तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। बट इफ यू डोंट फॉलो दिस प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, वो एक जनरल गाइडलाइन है कि फॉलो करना चाहिए। अब करना है या नहीं करना, इट्स टोटली अप टू यू। बट लेकिन अगर डिविजन ऑफ वर्क तुम फॉलो नहीं करते हो तो तुमको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एफिशिएंसी उतना नहीं रहेगा। अगर लोगों को पता नहीं है किसको क्या काम करना है, सब हैफेजड मैनर में काम कर लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है, तो वो उतना एफिशिएंसी नहीं रहता है उसमें फिर। और दूसरा, जिसको जब मन जो मन काम कर रहा है, कोई भी बंदा एक काम में स्पेशलाइजेशन गेन नहीं कर रहा है। तो दीज आर द कंसिक्वेंसेस। अगर देखा जाए ना तो जो पॉजिटिव इफेक्ट्स में लिखा हुआ है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसके कंसिक्वेंसेस में लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल कॉल्ड डिविजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल आता है जिसको क्या बोलेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर टू वर्ड्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस। पावर, ऑब्लिगेशंस। तो बोलता है एक एम्प्लॉय को अगर तुम ऑब्लिगेशंस दे रहे हो, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, तो तुम उसको पावर भी दो। पावर एज इन पावर टू टेक डिसीजंस,
जो डिसीजंस उसके काम के लिए जरूरी है वो डिसीजंस लेने का पावर दो। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि पावर कितना देना है। तो ये प्रिंसिपल गवर्न करता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैरिटी होना चाहिए। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतना ही पावर देना। पावर ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर कम पावर दोगे तो शायद वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल ही ना कर पाए, और अगर ज्यादा पावर दोगे तो शायद वो अपने पावर का मिसयूज करे, शायद वो अपने पावर का मिसयूज करे। एक एम्प्लॉय है जिसको तुम एक डिपार्टमेंट में रखे हो, तो उसको उस डिपार्टमेंट का जो बेसिक पावर है, जो जरूरी है टू कैरी ऑन हिज डे टू डे एक्टिविटीज, उतना पावर दो। पावर ना ज्यादा देना ना कम देना। अगर तुम थोड़ा भी पावर नहीं दोगे तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शायद अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्रक्स में ये बात बोलता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना पावर उतना काम, जितना काम उतना पावर, दोनों में इक्वालिटी होना चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर इक्वालिटी होगा तो मिसयूज होने का सवाल ही नहीं है। मिसयूज कब होता है? पावर, जब तुम्हारे पास ज्यादा पावर होता है। बट ये प्रिंसिपल क्या बोला कि पावर शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर पावर उतना ही है तो तुम मिसयूज कर ही नहीं सकते। तो पहला फायदा यही कि मिसयूज नहीं होगा, और दूसरा तुम अपना ऑब्लिगेशंस भी टाइम पे मीट कर पाएगा। मीटिंग ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट पावर है जिससे तुम अपना ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है। बट व्हाट इफ यू डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल्स? तुमको कुछ कंसिक्वेंसेस फेस करना होता है। एग्जैक्ट ऑपोजिट। अगर तुम ज्यादा पावर दोगे तो मिसयूज हो जाएगा, और अगर तुम कम पावर दोगे तो डिले होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचीव करने में। एग्जैक्ट ऑपोजिट है कंसिक्वेंसेस। क्लियर है क्या? तो दो प्रिंसिपल पढ़े, पहला डिविजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कम्स द थर्ड प्रिंसिपल। क्या नाम है उसका? डिसिप्लिन। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक कागज होना चाहिए रूल्स का, जिसको मेंटेन करना मैंडेटरी होना चाहिए, जो डिसिप्लिन का पॉइंटर्स इंक्लूड करता हो कि ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये करना है, ये नहीं करना है। दिस इज डिसिप्लिन। क्रक्स में बात करें तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट करो और लोगों को बोलो कि वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज डिसिप्लिन। वेरी सिंपल। इसका फायदा क्या है? अगर सारे लोग डिसिप्लिन में रहेंगे तो काम काफी सिस्टमैटिक वे में होगा। एंड सेकेंड, डिसिप्लिन से एफिशिएंसी तो बढ़ता है ना, कोई भी चीज में, एनीथिंग, इवन इफ यू आर स्टडिंग, और पढ़ाई में भी तुम्हारा डिसिप्लिन रहेगा ना तो तुम ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। डिसिप्लिन रहने का क्या मतलब है कि तुम टाइम पे सारा चैप्टर्स करेगा, तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा, तुम आंसर्स लिखेगा, तुम सब कुछ करेगा। अगर तुम डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तो एफिशिएंसी तो निकल के आएगा ही आएगा। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। बट व्हाट इफ वी डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल्स? अगर हम लोग ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोगों को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से, और अगर कोई इनडिसिप्लिन्ड है तो वो शायद रिसोर्सेज का वेस्ट भी करे। रिसोर्स एज इन टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स। टाइम या कोई भी और सामान, कुछ भी रिसोर्स हो सकता है, तो रिसोर्स का वेस्टेज पॉसिबल है। जो इनडिसिप्लिन्ड होता है वो वेस्टेज तो करता ही है। तो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स। एक बार रिवाइज करेंगे, क्या क्या पढ़े? डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड डिसिप्लिन। नाउ कम्स द फोर्थ प्रिंसिपल, जिसका क्या नाम है बच्चा? यूनिटी ऑफ कमांड। फोकस करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। दो सुपीरियर दिख रहा है आपको डायग्राम पे, और नीचे एक सबऑर्डिनेट। दो सुपीरियर मिलके एक सबऑर्डिनेट को कमांड्स दे रहा है। दो लोग मिलके एक अकेले इंसान को कमांड दे रहा है। दोनों का कमांड डिफरेंट हो सकता है। दोनों का कमांड डिफरेंट होने की वजह से सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो सकता है कि वो किसका कमांड फॉलो करे, किसका कमांड इग्नोर करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड एग्जैक्टली यही बात बोलता है कि मल्टीपल कमांड एक इंसान को नहीं मिलना चाहिए, मल्टीपल लोगों से कमांड एक इंसान को नहीं मिलना चाहिए। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक सबऑर्डिनेट के मन में भूचाल आ जाता है कि किसका बात मानूं, किसका बात ना मानूं। तो बोलता है ये प्रिंसिपल कि एक सबऑर्डिनेट को कमांड देने के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए।
अब इससे कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सुपीरियर होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला, ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर ज्यादा हो सकते हैं, बट एक सबऑर्डिनेट को कमांड देने के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा इस पे। यहां देखो, ये एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक सुपीरियर है क्या? 3 अलग अलग सुपीरियर्स दिख रहे हैं आपको, और तीनों सुपीरियर्स कमांड दे रहे हैं बट टू डिफरेंट पर्संस। सुपीरियर नंबर फर्स्ट जो है वो 2 अलग अलग लोगों को कमांड दे रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सुपीरियर तीसरे लोग को कमांड दे रहा है। थर्ड सुपीरियर रिमेनिंग 3 लोगों को कमांड दे रहा है। सब अलग अलग लोगों को कमांड दे रहे हैं। मल्टीपल सुपीरियर्स ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एक सबऑर्डिनेट के लिए मल्टीपल सुपीरियर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक कंपनी में 4 बॉस है, बट चारों अलग अलग सेक्शन ऑफ लोगों को कमांड देते हैं, इट विल वर्क। बट 4 बॉस है, चारों मिलके एक ही लोग को कमांड दे रहे हैं, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा सामने वाले के मन में कि किसका मानना है और किसका नहीं मानना है। तो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है, देखो, 1 सुपीरियर पर एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? कंफ्यूजन नहीं रहेगा और ईगो क्लैश भी नहीं होगा। ईगो क्लैश क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, 2 सुपीरियर मिलके एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिए, सुपीरियर ए सुपीरियर बी, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिला। अब सबऑर्डिनेट मान के चलो सुपीरियर ए का बात मान लिया, तो सुपीरियर ए और बी के बीच लड़ाई हो सकता है ना, ईगो क्लैश हो सकता है कि देखते हैं किसका बात मानेगा, ए का मानेगा या बी का मानेगा। तो वही बोलता है कि 2 सुपीरियर होंगे तो सुपीरियर्स के बीच ईगो क्लैशेस चलता रहेगा। तो ये प्रिंसिपल अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुमको कंफ्यूजन भुगतना पड़ेगा, ईगो क्लैश भुगतना पड़ेगा। और एक चीज सुनना, एक सबऑर्डिनेट था, उसको मल्टीपल लोग अलग अलग कमांड दे रहे थे, वो कंफ्यूज हो गया कि किसका माने, और वो लास्ट में कुछ नहीं किया। जब उससे क्वेश्चन किया गया कि तुम कोई काम क्यों नहीं किए, तब वो बोला, मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज था, किसका सुनना है किसका नहीं सुनना है मेरे को समझ नहीं आया। वो आराम से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो लेगा, ये बोल के कि मेरे को पता ही नहीं था कि किसका बात मानना है किसका नहीं मानना है। तो यही लिखा हुआ है कि इट इज द चांस टू एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सबऑर्डिनेट है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। क्लियर है क्या? 4 प्रिंसिपल्स हो गए। 5th प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 हेड 1 प्लान। ऑर्गेनाइजेशन के एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल प्लान्स के संग ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क। ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए। मल्टीपल अगर तुम प्लान रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। एक सेइंग है कि वन हु ट्राइज टू डू एवरीथिंग एंड्स अप डूइंग नथिंग। तो वही है कि अगर मल्टीपल प्लान्स रखेंगे तो शायद एक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही बोलता है कि जितने भी लोग हैं सबका गोल एक ही तरफ होना चाहिए। 1 हेड शुड हैव 1 प्लान ओनली, मल्टीपल प्लान्स नहीं होने चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट, अगर सबका एक ही प्लान है तो गोल जल्दी अचीव होगा और सबका एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बट वहीं पे अगर तुम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। मल्टीपल प्लान्स है, कोई प्लान ए पे काम कर रहा है, कोई प्लान बी पे काम कर रहा है, कोई प्लान सी पे काम कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होगा। और लास्ट में भी ऐसा होगा कि हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा, वन हु ट्राइज टू डू एवरीथिंग एंड्स अप डूइंग नथिंग। हो सकता है हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। दीज आर द फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। एक बार नाम याद करेंगे, डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। सी, आपको प्रिंसिपल्स को है ना नाम सहित याद रखना होगा, बिकॉज आपको है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको केस स्टडीज आते हैं। अब केस स्टडीज में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है तो इसके लिए आपको नाम भी याद रहना चाहिए और उसका मतलब भी पूरा पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, 5 प्रिंसिपल हो गया। अब आओ 6th प्रिंसिपल पे।
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है टू जनरल इंटरेस्ट, टू जनरल इंटरेस्ट, पूरा नाम कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके बुक्स में, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट मतलब मोटिव। अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका इंडिविजुअल लेवल पे कोई मोटिव होगा और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का एक मोटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज का मोटिव है पैसा कमाना, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है ग्रो करना, दोनों का अपना अपना मोटिव है। इंडिविजुअल्स का जो मोटिव है उसको बोला जाता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का जो मोटिव है उसको बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में सिंक लेके आने का ट्राई करो, कुछ ऐसा बनाने का कोशिश करो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा हो तो जनरल इंटरेस्ट भी अपने आप पूरा हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक पूरा होगा तो दूसरा अपने आप पूरा हो जाएगा, ये लेके आने का कोशिश करो। अगर ये पॉसिबल है तब तो वेल एंड गुड, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को। एक इंडिविजुअल के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव को क्वेश्चन पे नहीं डालेंगे ना, तो बोलता है अगर दोनों में सिंक नहीं आ सकता है तो डेफिनेटली जनरल इंटरेस्ट शुड प्रिवेल, जनरल इंटरेस्ट को हमेशा ऊंचा रखना है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। और अगर दोनों के बीच सिंक रहेगा तो कोऑर्डिनेशन लाना इजी होगा। मैम इसका कंसिक्वेंसेस नहीं दिख रहा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है, गोल्स अचीव नहीं होंगे और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगा। क्लियर है क्या? दिस वाज द 6th नंबर प्रिंसिपल। अब आओ 7th प्रिंसिपल का नाम क्या है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वेजेस, ये सब जो हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है आप अपने एम्प्लॉयज को जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो दैट शुड बी फेयर। वर्ड है फेयर, कुछ बच्चे लिखाते हैं एग्जाम में इक्वल, इक्वल नहीं बच्चा, इक्वल रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है, सारे लोग एक जैसे नहीं है, सबको एक रेम्यूनरेशन नहीं मिलता होगा, किसी का हायर पोस्ट है उसको ज्यादा मिलता होगा, किसी का लोअर पोस्ट है उसको कम मिलता होगा। तो रेम्यूनरेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है, फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए, किसी के साथ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? इससे लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा और लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ कमिटेड भी रहेंगे। बट इफ वी डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल तो मोटिवेशन का भी लैक रहेगा और लोगों का कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स। क्लियर है क्या? 7 प्रिंसिपल्स हो गए, लास्ट 7 प्रिंसिपल्स अभी पढ़ना है। सेंट्रलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा इस पे, अगेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। 2 टर्म है, एक है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन टॉप हैंड्स और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल। दो अलग अलग टर्म है। अगर सारा पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, और अगर वही पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमॉन्ग ऑल तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब इस पे एकदम डिटेल्ड चर्चा होगा आपका आगे, एक बहुत आगे एक चैप्टर है उसमें। अभी एज ऑफ नाउ आप सिर्फ मीनिंग जानो, पावर अगर टॉप मैनेजमेंट के पास है तो सेंट्रलाइजेशन, इफ दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल तो डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये प्रिंसिपल उसका आंसर किया है। ये प्रिंसिपल बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ही तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का मिक्सचर फॉलो करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल चीज है, तो वो सेंट्रलाइज रखो, उसको टॉप मैनेजमेंट को ही डिसाइड करने दो। बट इफ देयर इज समथिंग जो बहुत रूटीन नेचर का है, छोटा मोटा चीज है, तो तुम उसको डिसेंट्रलाइज रखो। तो ये प्रिंसिपल यही बोला कि दोनों का मिक्सचर फॉलो करना है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मींस पावर सारा टॉप मैनेजमेंट के पास है, तो इफ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इफ देयर इज समथिंग विच इज ऑफ रूटीन नेचर तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। अब इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है?
तुमको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, सेंट्रलाइजेशन का भी, डिसेंट्रलाइजेशन का भी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होता है तो डिले होता है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगा। तो अगर एक ही मैनेजमेंट, एक ही इंसान सारा डिसीजन लेगा तो इट विल टेक टाइम, तो चीजों में डिले होगा। तो बोलता है इफ यू वांट टू अवॉइड डिले तो तुमको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर करना चाहिए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कम्स स्केलर चेन। स्केलर चेन बोलता है कि कम्युनिकेशन जब भी होगा, इंफॉर्मेशन जब भी पास होगा तो दैट शुड बी पास्ड इन अ चेन, ए बी सी डी ई एफ। ए बी को बोला, बी सी को बोला, सी डी को बोला, डी ई को बोला, ई एफ को बोला, ऐसे ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्केलर चेन यही बोलता है, ऑर्डर वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक चेन में कम्युनिकेशन होना चाहिए। बट व्हाट इफ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट? अगर कोई ऐसा चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, और अगर तुम कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है तो उसको एक टर्म से जाना जाता है, दैट टर्म इज गैंग प्लैंक। क्रक्स में बात करेंगे, स्केलर चेन क्या बोला? कम्युनिकेशन एक चेन में होना चाहिए, ए बी को पास करेगा, बी सी को, सी डी को। बट इफ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो तुम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन को एक टर्म दिया गया, गैंग प्लैंक। क्लियर है क्या? आओ, स्केलर चेन का पॉजिटिव इफेक्ट्स, इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक मैनर में फ्लो करेगा और कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होगा। ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, देयर विल बी नो कम्युनिकेशन गैप। और इसका कंसिक्वेंसेस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट, कम्युनिकेशन गैप बनेगा और कुछ भी सिस्टम में फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है फिक्स्ड प्लेस। यहां पे ऑर्डर का मतलब है फिक्स्ड प्लेस। फिक्स्ड प्लेस क्या चीज का? एवरीवन एंड एवरीथिंग। एवरीवन मतलब men, एवरीथिंग मतलब मटीरियल। बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं और जितना भी सामान है सबका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मा से है ना, किचन के कौन से शेल्फ में किस बॉक्स में क्या रखा हुआ है अगर ये पूछोगे ना तो वो बिना देखे भी बता देगी। उसका रीजन है कि वो उनका एक फिक्स्ड प्लेस है कि यहाँ पे यही वाला सामान रहता है। अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, उसमें n नंबर ऑफ चीजें रहती हैं और n नंबर ऑफ लोग रहते हैं। अगर सबका एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होगा तो हमको किसी भी इंसान को या कोई भी सामान को ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि वो कहीं पे भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि सब चीज का एक फिक्स्ड प्लेस बना दो, जिससे कि तुमको खोजने में टाइम वेस्ट ना करना हो, तुमको ऑलरेडी पता हो कि कौन सा सामान कहाँ पे मिलेगा। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? टाइम वेस्ट नहीं होगा और काम काफी सिस्टम में चलेगा, और कॉन्सिक्वेंसेस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। लास्ट 4 प्रिंसिपल्स। इक्विटी, वेरी सिंपल, बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी, कि जितने भी लोग हैं सबको इक्वली ट्रीट करो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो उससे लोग सेटिस्फाइड भी रहेंगे और लोगों का मोटिवेशन टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन भी हाई रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जो एम्प्लॉइज है उनको पर्सनल बोल रहे हैं। बोलता है उनके टेन्योर में स्टेबिलिटी रखो, टेन्योर एज एन टाइम पीरियड। बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका टर्मिनेशन और ट्रांसफर दो अलग अलग टर्म है, टर्मिनेशन और ट्रांसफर। टर्मिनेशन मतलब निकाल देना, ट्रांसफर मतलब शिफ्ट करते रहना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। तो बोलता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका टर्मिनेशन और ट्रांसफर दोनों ही फ्रीक्वेंटली मत करना, दोनों में ही थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन करना। क्योंकि अगर एक बंदा आया है तो उसको चीजों को अब्सॉर्ब करने में टाइम लगा, अब वो जैसे ही चीजों को अब्सॉर्ब किया, अगर आप उसका ट्रांसफर या टर्मिनेशन कर देते हो तो उससे उसका डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। टर्मिनेशन से तो खेल ही खत्म है, बट जहां तक बात है ट्रांसफर का, तो ट्रांसफर से भी तो एफिशिएंसी घट जाता है ना। मैं एक डिपार्टमेंट में काम सीखी थी और मेरा ट्रांसफर हो गया, दूसरे में सीखी, तीसरे में ट्रांसफर हो गया, तो मेरा एफिशिएंसी इससे लो हो जाएगा। तो यही बोलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सनल आ रहा है तो उसके टाइम पीरियड में थोड़ा स्टेबिलिटी रखो, फ्रीक्वेंटली ना ट्रांसफर करो ना टर्मिनेट करो। क्लियर है क्या? इससे इंसान का एफिशिएंसी बना रहेगा और वो सैटिस्फाइड भी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से।
सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको इनिशिएटिव लेने दो। इनिशिएटिव एज एन मौका, पार्टिसिपेट करने का मौका। सारे एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का मौका दो, उनका इनपुट्स को एक्सेप्ट करो, वेलकम करो उनके सजेशंस को। उससे उनको एक फीलिंग आता है कि ये मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, यहां मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूं। अगर तुम हर एम्प्लॉय को ये बोल दोगे कि नहीं यार तू चुप रहे, तो उससे ना मन थोड़ा उनका ऐसा हो जाएगा कि यार ये तो मेरा अपना जगह नहीं है, यहाँ मैं खुद के मन का कुछ बता भी नहीं सकता, एडवाइस भी नहीं दे सकता। ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि उनका एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। मानना या नहीं मानना दैट इज सेकेंडरी, बट एटलीस्ट सुन तो सकते हैं ना, उनके सजेशंस को वेलकम कर सकते हैं ना, उनको पार्ट लेने दे सकते हैं। दिस इज इनिशिएटिव। इससे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी अपनापन आता है, और जब लोगों को तुम इंक्लूड करोगे ना डिसीजंस में, तो लोग अपना टारगेट अचीव करने के लिए भी थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर है क्या? लास्ट आता है स्पिरिट डी कॉर्प। स्पिरिट डी कॉर्प, ठीक है। ये थोड़ा अजीब है स्पेल करने में, बट कुछ नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हिंदी में बोलेंगे एकता में बल है। ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी मेंटेन करके रखना चाहिए बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। स्पिरी डी कॉर्प, इसमें जो टी है ना वो साइलेंट होता है व्हेन यू स्पेल इट। स्पिरी डी कॉर्प, क्लियर है क्या? ऐसे स्पेल करते हैं। अब आपको स्पेलिंग याद रखने के लिए जैसे भी स्पेल करना है यू कैन डू इट, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज स्पिरिट डी कॉर्प। क्लियर है क्या? इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अगर मिलके काम करेंगे तो टीम स्पिरिट बना रहेगा। सो सॉरी, मिलके काम करेंगे तो टीम स्पिरिट बना हुआ रहेगा और गोल्स भी जल्दी जल्दी अचीव होंगे। बोलते हैं ना साथी हाथ मिलाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम चलाना, तो वही बात है कि मिलकर अगर चलेंगे तो शायद गोल्स इजीली अचीव हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स। एक बार नाम देखेंगे और आप अपने दिमाग में मेमोराइज करने का कोशिश करोगे कि आप क्या पढ़े थे। डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain or order. Last, equity, stability of personnel, spirit de corp और initiative. These are the 14 principles. आपको along with name उसका meaning पता होना चाहिए। अब अपने इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ FW टेलर का प्रिंसिपल्स। उसमें हम लोग FW टेलर के प्रिंसिपल्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।